हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का वन प्लस मास्टर पे बहुत बहुत स्वागत है। पिछले के लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के इंट्रोडक्शन के बारे में, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा उससे आगे चर्चा करेंगे कि कार्बन और उसका कंपाउंड बन गया है और उसके बाद थोड़ा सा उसका क्लासिफिकेशन देख लेंगे। और कार्बन जो होता है ना, वो और किस किस एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके और कंपाउंड बनाता है, वो भी हम लोग आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, CARBN, कार्बन एंड इट्स COMPOUND, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कार्बन के बारे में बात कर चुके थे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 6 होता है और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 6 होता है और एटॉमिक जो नंबर होता है वो भी 6 ही होता है। और जब बात कर ले न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की जब हम लोग बात कर ले तो ये हो जाएगा 12 एटॉमिक मास नंबर और माइनस एटॉमिक नंबर, तो 12 माइनस 6 आ जाएगा 6। तो ये हम लोगों ने पिछले के लेक्चर में कवर करा था कि जो ये होता है ना कार्बन, CARBN, कार्बन को संक्षिप्त रूप या फिर सिंपल, जब इतना बड़ा वर्ड हम लोग नहीं मतलब टाइम बचाते और स्पेस भी बचाने का प्रयास करेंगे तो सिर्फ कार्बन को हम लोग C से दिखाते हैं। तो ये हो जाता है कार्बन जो होता है ना, उसमें उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और उसका जो मास नंबर होता है वो 12 होता है। ये एटॉमिक नंबर ये 6 है, इसका मतलब क्या है, ये जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, पीरियोडिक टेबल इसमें जो छठा एलिमेंट होगा ना, एलिमेंट, छठा एलिमेंट कौन सा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा कार्बन। ये सिर्फ यही बताता है कि पीरियोडिक टेबल में कार्बन को कहाँ रखेंगे या फिर कहाँ पर नहीं रखेंगे। तो ये डिसाइड कौन करता है, तो एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है कि कौन सा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखेंगे और नहीं रखेंगे। तो अब आगे की बात कर लेते हैं, आगे की स्टार की। तो जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन जो था ना वो हमारे पृथ्वी पर ना 0.02% मिलता है, ठीक है। और जब हम लोग बात करते हैं एयर की, तो एयर में जो CO2 होता है ना, इसके फॉर्म में कार्बन 0.03% पाया जाता है। किस में, तो एयर में, और 0.02% ये अर्थ में पाया जाता है, EARTH, अर्थ में। कार्बन जो होता है ना, कार्बन अन्य तत्वों से संयोग लगभग 30 लाख से ज़्यादा यौगिकों का निर्माण करता है। तो हम लोगों ने कल बात करी थी कार्बन की, जो कार्बन जो होता है ना कंपाउंड बनाता है, और वो कार्बन जो होता है ना बहुत सारा कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ पे लिखा गया कि कार्बन अन्य तत्वों से, मतलब कार्बन तो हो गया, खुद कार्बन से भी जुड़ सकता है। जैसे कि बात कर ले अगर चीनी की, तो ये हो जाता है C12H22O11। तो यहाँ पे ये जो C12 है ना, मतलब इसमें कार्बन का जो जितना भी एटम होगा वो कितना हो गया, कार्बन का अणु का जो संख्या हो गया यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो मतलब कार्बन जो होगा ना, कार्बन के साथ ऐसे करके चेन बना के जुड़ते जाएगा। ये आगे पढ़ेंगे कि जब कार्बन के साथ जुड़ता है तो क्या कहा जाता है उस चीज़ को, तो वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, मतलब जुड़ रहा है, और उसके बाद ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ रहा है। तो ये हो गया क्या, जो कार्बन जो होता है ना किसी से भी रिएक्ट कर लेता है और कंपाउंड आराम से बना लेता है। तो यहीं पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जो होता है ना कार्बन 30 लाख से भी ज़्यादा क्या कंपाउंड्स बना देता है। कहाँ पर, तो आवर अर्थ, मतलब हमारे पृथ्वी पर जो होता है 30 लाख से भी ज़्यादा यौगिक बना देता है। ये हो गया। अब आगे की बात कर लेते थोड़ा सा पॉइंट। अब थोड़ी सी बात कर लेते इलेक्ट्रॉनिक, नहीं शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने से पहले हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन, अब जैसे यहाँ पे बात कर लेते कार्बन हो गया, अब कार्बन के जैसा ही दूसरा एक और एलिमेंट दूसरा कंसीडर कर लेते हैं क्लोरीन, और इसका जो परमाणु संख्या होता है ये 17 होता है और इसका मास नंबर जो होता है 35 होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कितना है, 17 है, और यहाँ पर 6 था, तो 6 को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स का संख्या 17 हो गया तो क्या हम लोग 17 को अलग अलग कहाँ पे रखेंगे नहीं रखेंगे वो भी तो जानना हम लोगों को ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो होता है ना, ये इससे पहले एक नील्स बोर साहब आए थे, नील्स बोर, डायरेक्ट लिख देते बोर साहब, ये जो आए थे ना, तो इन्होंने क्या किया था, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में एक थ्योरी दिया था, ठीक है। तो ये बोले थे क्या, जो ये होता है ना किसी भी एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है इसमें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होगा ना वो हमेशा रहेगा, ठीक है। और इसके बाद जो बच जाएगा, जितना भी एरिया बच जाएगा इसके बाहर, इसमें क्या करेगा, ये जो ये एक तरह से इनको ये बोल दिए थे, ये जो दिखाई दे रहा है ये पाथ, इसको इन्होंने क्या नाम दिया था, इन्होंने नाम दिया था वर्ग, या फिर इसी को बोल देते सीधे पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इसी को बोल देते ऑर्बिट, ORBIT, ऑर्बिट या कक्षा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का कक्षा। तो अब ये भी जानना ज़रूरी होता है ना कि एक पहला जो कक्षा होगा, अब जैसे बात कर लेते हैं अभी कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की, तो यहाँ पे अभी ऑनलाइन क्लास चलता है। ऑनलाइन जब क्लास नहीं चलता था तो ऑफलाइन जब चलता था तो उस टाइम पर जो क्लास होता था ना, उसमें एक फिक्स ही नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स रखा जाता था कि अच्छा से बच्चा लोग स्टडी कर सके। तो यही बात यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो जाता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अगर इसी ऑर्बिट में आ जाए सब इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये आ जाए बार बार आ जाएगा, मतलब जितना भी स्टूडेंट हो गया, क्लास 6 हो या 7 हो या 8 हो या 10th 12th जो भी हो, सबको एक ही में भर देंगे, एकदम गाय भैंस की तरह, जैसे तबेला नहीं होता वैसे ही सेम टू सेम अगर भर दें हम लोग इलेक्ट्रॉन को इसी ऑर्बिट में, तो ये आपस में झगड़ा करके मारपीट खुद से ही कर लेगा। तो ये बोर साहब आए और सबको बोले कि बुआ देख लो, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा ना, इसका नाम हम दे देते हैं के ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और जब बात कर लेते हैं इसी के बाद एल की, तो एल में कितना रहेगा, तो 8 रहेगा। और इसके बाद जो थर्ड ऑर्बिट आएगा, या फिर बोल दे थर्ड जो क्लास आएगा, ये हो जाएगा KLM। अब ये M में कितना हो सकता है, हाईएस्ट और हाईएस्ट, तो 8 2 8, उसके बाद 18 रह सकता है, और उसके बाद N, तो N क्या रहेगा, 32 रहेगा। चौथे कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट रह सकते। तो ये नील्स बोर साहब दिए थे। तो इनका एक फॉर्मूला आता है कि ऐसे ही नहीं हमने ये फर्स्ट जो कक्षा है या ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो ऐसा हम लोगों ने अपने मन से नहीं करा, ये बोर साहब के मन से हुआ। उन्होंने एक फार्मूला दिया था 2n² का, और ये जो n होता है ना, ये होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर हमको मान सपोज दैट यहाँ पे हमको निकालना है कि n जो ऑर्बिट है ना, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन हम अधिक से अधिक डाल सकते हैं। मतलब अब जैसे बात कर लेते क्लास 8 में कितना स्टूडेंट्स मैक्सिमम आ सकता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्या होता है, रूल्स होता है, या फिर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन लेगा, तो ये 2n² लेगा। तो अब बोल रहा है कि अगर हम कहाँ जा रहे हैं, चौथे ऑर्बिट्स के पास जा रहे हैं, मतलब कि पहला, l दूसरा, m तीसरा और n चौथा। तो जब हम लोग चौथे के पास जाते तो क्या बोलता है, यहाँ पे 2 हो गया और n² के जो n के मतलब ऑर्बिट कौन सा है, चौथा ऑर्बिट है। और जब ऑर्बिट्स का यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ जाता है, तो यही बात कर रहे हैं। 2 को जब हम लोग 4 के स्क्वायर मतलब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। मतलब चौथा जो ऑर्बिट होगा उसमें हम लोग मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन को ठूस सकते हैं गाय भैंस की तरह, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छी तरह से। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो ये हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लिख ही देते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न कक्षाएं, इसी को बोल सकते हो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न कक्षाओं में व्यवस्थित या बांटना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो यही हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो अब अगर जैसे कार्बन दे रहा है तो कार्बन का जो ये एटॉमिक नंबर होता है वो 6 और मास नंबर 12। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो ये एटॉमिक नंबर से ही सारा खेल होगा। तो ये कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? तो 6। अब पहला जो वहाँ पे ऑर्बिट था तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन, और बच गया यहाँ पे 2 तो पहले ऑर्बिट में आ गया है। मतलब ये जो हो गया, हम मान लेते ये कार्बन हो गया, कार्बन का न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भर दिए, ये ख़त्म हो गया। अब उसके बाद ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना, फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? हाईएस्ट 1 और 2, कहीं भी दे सकते हैं, 2 ही देना है, लेकिन ये हो गया 2। अब बात कर देते हैं यहाँ पे 6 में से 2 को तो जगह मिल गया, मतलब जितना भी स्टूडेंट आया था क्लास में एडमिशन के लिए वो उसमें से तो 2 का एडमिशन हो गया, लेकिन बच कितना गया? तो 4 स्टूडेंट्स और बच गए हैं। तो उनको भी हमें और दूसरे क्लास हो गया, मतलब जैसे दूसरे ऑर्बिट में एडमिशन दिला देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों के पास बच गया 4 गो, और सेकेंड जो ऑर्बिट होता है उसमें हाईएस्ट 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। मतलब दूसरा क्लास में 8 बच्चों का अभी क्या है? सीट खाली है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास तो 4 ही बच्चे थे, तो अब हम क्या करेंगे? तो 4 ही बच्चे को सेकेंड रूम में भेज देंगे, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स को भेज देते हैं। तो कहीं भी हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, यहाँ पे दे दे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन हो गया ख़त्म। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये देख लेते, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6। तो ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसी तरह से हम लोग बात कर लेंगे कैल्शियम का, ये आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा। और क्लोरीन का 17 और 35 हो जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद हाइड्रोजन का बता दीजिएगा। उसके बाद हीलियम का, और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आयरन का बता दीजिएगा, 27 होता है शायद। और उसके बाद Hg 80 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग आराम से घर पे बैठ के निकाल लीजिएगा। हो गया है, आगे अब बात करते हैं। अब एक और बात कर लेते हैं, सहसंयोजक बंधन। COVALEN कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। अब यहाँ पे अच्छा से समझेंगे हम लोग, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये कार्बन की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। ये हो गया, ये यहाँ पे हो गया 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 और ये 4 ये। और यहाँ पे ये प्रोटॉन्स की संख्या डाल देते कितना? 6 और न्यूट्रॉन्स की संख्या 6। ये हो गया, ये सब मेरा हो गया इलेक्ट्रॉन ए। तो यहाँ पे ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? कार्बन का। ये है क्या? कार्बन का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, जो बाहर आउटर मोस्ट जो सेल है, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर का जो ऑर्बिट है ना, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
और यहाँ पे अंदर जब हम लोग प्रोटॉन्स की बात कर ले तो प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है, 6 है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे 6 प्रोटॉन हो गया। तो ये जो होगा ना 6 प्रोटॉन, यहाँ पे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना ये बहुत ही ज़्यादा होगा। मतलब क्या, ये जो प्रोटॉन है ना वो कार्बन का जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है उसको इतना ज़ोर से बांध के खींच के रखता है कि वो ना इलेक्ट्रॉन्स को कहीं भागने ही नहीं देता है। अब यहाँ पे ये इस फिगर से अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पे ये बात कर लेते हैं। ये कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है। और कोई भी जो होता है ना, कोई भी एलिमेंट होता है ना, वो क्या प्रयास करता है कि हम ना 8 इलेक्ट्रॉन ले, मतलब या तो मेरे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 कंप्लीट हो जाए, या फिर सेकेंड ऑर्बिट में 8 कंप्लीट हो जाए, या थर्ड ऑर्बिट में 18 कंप्लीट हो जाए, या फोर्थ ऑर्बिट में 32 कंप्लीट हो जाए और हम ना नोबल गैस बन जाए। मतलब किसी से कोई मतलब ना रखे। अब जैसे बच्चा लोग क्या कर देता है, पढ़ लिख लेता है, अच्छा से जॉब वॉब कर लेता है, उसके बाद क्या रहता है उसके लाइफ में, कुछ भी नहीं रहता है, वो किसी से कोई मतलब भी नहीं रखता है। तो ठीक है, ऐसा ही कार्बन भी सोचता है कि हम भी ना 4 गो इलेक्ट्रॉन और लें। अब जैसे कार्बन हो गया, ऐसे हो जाता है 2 और 6 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 और 6, हाँ नहीं 2 और 4 होता है। तो यहाँ पे ये सोचता है कि 4 ना हमको कोई और इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, और वो 4 इलेक्ट्रॉन हम ले ले और किसी से कोई मतलब ना रखे। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। चाहे जॉब हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, एक इंसान को दूसरे इंसान से हेल्प लेना ज़रूरी हो जाता है और वो कभी ना कभी लेता ही लेता है हेल्प, ठीक है। तो ऐसा ही कार्बन करेगा। तो कार्बन क्या करता है, ये सोचता है कि 4 इलेक्ट्रॉन कोई आए हमको दे दे, लेकिन ये जो इसका प्रोटॉन है ना बहुत ही ख़तरनाक है। ये बोलता है कि नहीं, हम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे नहीं और किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं। तो अब बोला कि भाई साहब ये तो हो गया बहुत गड़बड़ बात। तो ये क्या बोलता है कार्बन, देखो भाई ऐसा मत करो। ये बोलता है कि 8 हमको इलेक्ट्रॉन तो पुराना है ना, तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के पास जाते हैं। हाइड्रोजन बेचारा तो खुद है, इसके पास तो खुद एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनना चाहता है, नोबल गैस हीलियम बनना चाहता है, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, एक किसी से लेगा और या फिर ये एक किसी को दे देगा। तो ये कार्बन क्या बोलता है कि नहीं, हम ना किसी को देते नहीं हैं, ठीक है, और ना ही किसी से लेते हैं। तो ये बोलता है कि अच्छा, तो 2 हाइड्रोजन ले आया, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये हो गया, इधर से एक हटा देते, ये हो गया और ये हो गया। दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या बोलता है, देखो बुआ, ये इस हाइड्रोजन से तो हम काम चला लेंगे। ये देखो, अब ये हो गया स्टेबल, मतलब इसके जो लास्ट आउटर मोस्ट जो सेल है ना उसमें या ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ये अब नोबल गैस बन गया है। अब ये तो हाइड्रोजन का तो काम हो गया, लेकिन ये साथ ही इस कार्बन का भी ना काम होना चाहिए। तो कार्बन बोला, देखो भाई साहब, हम अपना तो इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे नहीं और ना ही किसी से लेंगे, तो ऐसा क्यों ना करे कि हम लोग ना आपस में ही भाईचारा को बढ़ावा दे और इलेक्ट्रॉन का शेयर कर ले। तो यही हो जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 6 7 और 8। यहाँ कार्बन का भी 8 हो गया और ये हाइड्रोजन का भी 1 1 2 2 2 पूरा हो गया। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, शेयर हो गया। इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो गया, मतलब जितना ही इलेक्ट्रॉन था उतना में ही काम हो गया। अब जैसे स्टूडेंट हो गया, कोई किसी के पास तो सारा बुक अवेलेबल रहता है, लेकिन कई स्टूडेंट्स को अवेलेबल नहीं हो पाता, तो वो क्या करता है, बुक्स का शेयर करता है। किसी के पास अगर केमिस्ट्री की बुक है तो वो केमिस्ट्री का बुक दे देता है अपने फ्रेंड को और फिजिक्स का बुक ले लेता है, और उसका जो फ्रेंड होता है वो केमिस्ट्री का बुक ले लेता है और फिजिक्स का बुक अपना दे देता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे ये कार्बन करता है। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दे भी देता है, हाइड्रोजन को देता नहीं है, सिर्फ शेयर करता है कि मतलब हम भाई फिर से तुम्हारा जो हम अपना केमिस्ट्री बुक तुमको दे दिए वो हम कभी ना कभी ले ही लेंगे। तो सेम ऐसे ही ये भी करता है, ठीक है। तो अब ये जो बॉन्ड अब यहाँ पर ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। अब ये बॉन्ड बनाएगा दोस्तों। अब क्या होता है, सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब बात कर लेते हैं किसी तत्व, किसी 2 भिन्न डिफरेंट तत्वों के बाहरी
कक्षा या ऑर्बिट में उपस्थित किसी दो भिन्न तत्वों के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी या फिर बोल सकते पार्टनरशिप, साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसे ही सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें, अब जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 4। ऑक्सीजन की बात कर ले तो 2 और 6। भाई साहब, तो ये ऑक्सीजन हो गया 1 2 3 4 5 6। ये हम जो यहाँ पे डॉट डॉट डाल रहे हैं ना, इसका मतलब ये 1 डॉट का मतलब है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहरी जो ऑर्बिट होता है ना, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन बच गया है वही ये पॉइंट दिखाता है। तो अब कार्बन ले आएंगे, कार्बन में कितना बचा हुआ है, 2 भाई साहब और 2 4 हो गया जी। और एक तरफ से और उठा के ले आते हैं दोस्तों ऑक्सीजन को, 4 2 6 हो गया। तो अब ये कार्बन क्या करेगा, ये भाई साहब ये देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 को ये कार्बन को तो हो गया स्टेबल। अब ये ऑक्सीजन भी ना कहेगा भाई साहब हमको भी ना 2, क्या 2 तो बुक, ये बुक ले लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा लिया। और ये देखिए ये ऐसा बन गया CO2, ये हम लोग का फॉर्म हो गया क्या, CO2। तो ये जो बॉन्ड बनता है ना यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इसी को बोला जाता है सहसंयोजक बंधन। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या ये समझ में नहीं आएगा, किसी दो भिन्न तत्वों के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, या फिर ये जो बाहर ये स्टार में बना लेंगे, स्टार में लिख देंगे छोटी सी बात कि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे लिखे हैं बाहरी कक्षा, इसके जगह पे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे समझ में नहीं आता, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख दिए बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोल देंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये बाद में हम लोगों ने इस बात को समझ लिया है। हो गया इतना तक, तो आगे अब इतना तक तो हो गया है। हाँ, अब इतना तक होने के बाद अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन की। अब स्टार्ट होगा हम लोगों का इथेन, मीथेन और प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी होता है, LPG हो चाहे CNG हो। अब हटाएंगे CNG को, देखते क्या होता है। अब बात कर लेते थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन की, HYDROCARBON। अभी जब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो उसमें हम लोगों ने देखा था CO2 का फॉर्मेशन, मतलब CO2 जो होता है ना, C और O के बीच कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, वो हम लोग समझ चुके इससे पहले वाले स्लाइड पर, या फिर इससे पहले वाले जो भी हम लोगों ने बोर्ड पर लिखा था उससे समझ लिया था। ठीक है, तो अब बात कर देते हैं हाइड्रोकार्बन की। यहाँ पर जब हम इस शब्द को अलग अलग तोड़ते तो ये कार्बन तो कार्बन ही है, और ये हाइड्रो
हाइड्रो का मतलब हो जाता है यहाँ पे हाइड्रोजन सिंपली। तो अब क्या करेगा ये कार्बन जो होगा ना, ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और क्या करेगा, कंपाउंड का निर्माण करेगा या फिर कंपाउंड बनाएगा। तो अब हाइड्रोकार्बन में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन में हम लोग सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन HYDROGEN हाइड्रोजन से बने यौगिकों का ही अध्ययन या स्टडी करते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाता है हम लोगों का हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो जैसे कार्बन जो था ना, वो कार्बन से भी जुड़ जाता है और कार्बन कभी ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंपाउंड बना लेता है, और उसके बाद कार्बन बहुत चीज़ से, जैसे अब क्लोरीन हो गया, उससे भी क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है और कंपाउंड बना लेता है। तो ये जो था ना कार्बन और हाइड्रोजन, ये क्या किया आपस में ना बहुत सारा चीज़, जैसे अब कार्बन और हाइड्रोजन हो गया, ये क्या किया, एक इधर से हाइड्रोजन एक इधर से जोड़ लिया, और उसके बाद ये कार्बन खुद से जुड़ गया, और ये हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे चेन जब तक हम लोग बढ़ाते जाएंगे उतना हम लोगों को कंपाउंड मिलते जाएगा। तो ये जो था ना कार्बन और हाइड्रोजन, ये ना आपस में मिलके बहुत सारा कंपाउंड बना लिया था। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक और छोटा सा ब्रांच का ज़रूरत पड़ ही गया। क्यों? क्योंकि ये जो था ना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो ये बॉन्ड बना था ना, इस बॉन्ड को फॉर्मेशन करते करते बहुत सारा, जब कार्बन बहुत सारा हाइड्रोजन से रिएक्ट करा तो बहुत सारा एलिमेंट कंपाउंड बन के तैयार होने लगा। तो अब उस कंपाउंड को एक और छोटे से ब्रांच में रख के हाइड्रोकार्बन में ही हम लोग उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से सीख सकते या समझ सकते, कार्बन और हाइड्रोजन के लव के बारे में। कार्बन को कुछ ज़्यादा लव हो गया हाइड्रोजन से। तो जैसे अब बात कर लेते हैं, जैसे हो गया ये CH4 हो गया, CH4। अब बात करते हैं C2H6 की, कुछ ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं ना, ये कार्बन है और सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो ऐसे ही कंपाउंड्स की बात अब हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग हाइड्रोकार्बन को दो भाग में बांट देते हैं, HYDROCARBON। हाइड्रोकार्बन को दो भाग में हम लोग बांट देते हैं। एक तो हो जाता है हम लोगों का संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा हो जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सैचुरेटेड, SATURATED, सैचुरेटेड हाइड्रो, CARBON। और इसी को बोला जाता है अनसैचुरेटेड, SATURATED, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है ना, इसके अंतर्गत हम लोग ऐसे कंपाउंड्स को रखते हैं जो कि सिंपली CN और H2N+2 के फॉर्म को हो, और इसी को हम लोग बोल देते हैं एल्केन, ALKANE, एल्केन। और ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसको दो भाग में हम लोग बांट देते हैं। एक तो बांट देंगे, इसमें से दो हाइड्रोजन कम कर देंगे तो CnH2n बचेगा, और इसमें से जब दो और कम कर देंगे तो CnH2n में से दो और हाइड्रोजन कम कर देंगे, तो हम लोगों को ये जो हो गया, इसका नाम हम लोग रख देते हैं एल्कीन। और जब एल्कीन में से दो हाइड्रोजन और निकाल देंगे तो ये हमारा बन जाएगा एल्काइन। इंग्लिश में लिख देते हैं
ALKYN, एल्काइन, ALKEN, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन। ये जो होता है ना, ये फार्मूला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे कि SSC हो गया, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, GS में पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि, और बोर्ड में तो हर एक साल लगभग दो ऑब्जेक्टिव पूछ ही लिया जाता है कि एल्केन का सूत्र, सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाता है CnH2n+2, और जब हम लोग इसमें से 2 हाइड्रोजन और निकाल देंगे तो वो हम लोगों का एल्कीन फॉर्म होके आ जाता है, मतलब एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड मिल जाएगा। और जब उसमें से एल्कीन में से भी अगर 2 हाइड्रोजन को और हटा दें तो जो हो जाता है फॉर्म, वो हो जाता है CnH2n-2, और इसी को हम लोग एल्काइन का नाम दे देते हैं। तो आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे और डिटेल्स से कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन और एल्काइन क्या होता है।